हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1956 के बारे में और उसका डिस्कस करेंगे ओसीआई कार्ड क्या होता है, पीआईओ कार्ड क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने सिटीजनशिप जो हमारा पार्ट 2 होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये वाला देखना, तो आपको ईजी पड़ेगा समझने में भी। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पार्ट 2 में आता है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमें ये आइडिया इसका होना चाहिए। और ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि जो पहले सिटीजनशिप मिलती थी वो हमारी इस पार्ट के हेल्प से मिलती थी, पर अब जो मिल रही है वो हमारी यहाँ पे सिटीजनशिप जो एक्ट पास हुआ था, ठीक है, 1955 में। तो उसके बाद से जितनी भी सिटीजनशिप मिली है वो इस एक्ट के थ्रू मिली है। बस यहाँ पे ना कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिस साल, तो वहाँ पे उस एक्ट का नाम बदलते रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1955 में बना थे एक्ट, फिर कुछ अमेंडमेंट हुआ तो 1986 करके इसको बोलने लग गए हम लोग। फिर बाद में 1992 हुआ, ठीक है, 2003 2005, तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, और जो अब लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो जो सिटीजनशिप मिलेगी वो लेटेस्ट वाले एक्ट के थ्रू ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि सिटीजनशिप हमें 1987 में कैसे मिलती थी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 1986 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू मिलती थी। ठीक है, तो उसमें 1992 2003 2005 का कोई लेना देना नहीं था। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नेशनैलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप की नेशनैलिटी है। पहली हम लोग बोलते हैं जस सेंगुनीस, जिसका मतलब होता है कि सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड। ठीक है, और दूसरा है हमारा जस सोली, मतलब कि बाय बर्थ। तो यहाँ पे बस इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो ये हमारी एक टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बस आप ऐसे याद कर लेना है, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाएगा कि जस्ट सोली मतलब होता है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिली है बाय बर्थ, ठीक है, बाय राइट ऑफ बर्थ। और दूसरा होता है कि जस्ट संगु जंग जस्ट सिंगोनिस, जिसका मतलब है कि अगर आपका कोई भी एक पेरेंट, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के थे, तो बाय बाय ब्लड आपको जो है सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, अगर वो इंडिया में ही रह रहे हैं तो। ठीक है, तो बाय ब्लड अगर मिलेगी तो पहला वाला है, और जस्ट सोली हो गया हमारा राइट राइट टू बर्थ से। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इस सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, तो हमारा सबसे पहले आया था 1955 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस किस वे में सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा बाय बर्थ, ठीक है, अगर आप यहीं पे पैदा हुए। दूसरा हो गया डिसेंट, मतलब कि आपके अगर पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए हैं। ठीक है, तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने रजिस्टर करके किया, जो हमने आर्टिकल्स में डिस्कस किया था पार्ट 2 के, तो उस टाइप से। ठीक है, फिर फोर्थ हो गया हमारा नेचुरलाइजेशन। ठीक, और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की, जैसे मान लो अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है बाद में, तो वहाँ के जो लोग होंगे ना वो भी एक टाइप से सिटीजनशिप में काउंट होने हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो भी सिटीजन रहेंगे वो इंडिया के। ठीक है, फिर अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारा है यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हमारा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि पीपल हु वर डोमिसाइल्ड इन इंडिया एज ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाते हैं इंडिया के। ठीक है, तो सिटीजनशिप जैसी कमेंसमेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो ऑटोमेटिकली ही सिटीजनशिप में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, एज अ सिटीजन काउंट हो जाएंगे। तो वो कब काउंट होंगे? अगर जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा यहाँ पे कि पर्सन हुआ बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 आर इंडियन सिटीजन। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि 86 में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, तो उसके कुछ अलग पैरामीटर्स थे, इसका कुछ अलग पैरामीटर्स था, इसलिए यहाँ पे दो सेपरेट डेट्स दे दिए कि इन दोनों के बीच में अगर होता है तो हम यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 जुलाई 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी बताइए कि जो अगर वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक, तो उनके बारे में यहाँ पे बताए कि उनके पेरेंट्स जो हैं, कोई भी एक पेरेंट यहाँ पे इंडिया में ही पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 1987 के बाद वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले वाले की हमारी दूसरा सिटीजनशिप एक्ट है, वो अमेंडमेंट वाला नहीं है, जो सबसे फर्स्ट आया था 1955 वाला वो है। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा 2004 वाला अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पे बताया कि आपके दोनों पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन के होने चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। या फिर बताया गया कि इफ़ वन पेरेंट इज़ एन इंडियन सिटीजन
एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट अ टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लो आप पैदा हो जिस साल में हुए हो, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि या तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन, अगर सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, या फिर आपका कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और दूसरा पेरेंट अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ठीक है, इंडिया में आपके जब आपके बर्थ ईयर में, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिटीजनशिप बाय बर्थ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सनल्स। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो जो भी डिप्लोमेट्स आते हैं ना इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के, तो अगर वो इंडिया में उनका बेटा पैदा हुआ या बेटी कोई भी पैदा हुआ, उनका बच्चा पैदा हुआ, तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, ठीक है, बाय बर्थ के हिसाब से। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सेम चीज़ यहाँ पे एनिमी एलियंस के बारे में बात की कि एनिमीज कंट्रीज़ के बारे में बात यही हो रही है कि कोई भी या तो डिप्लोमेट्स आता है, अगर उनका बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, या फिर कोई भी एनिमी आता है और उनका बेटा भी यहाँ इंडिया में पैदा होता है तो उनको भी सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि किस किस टाइप से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, तो उसका फर्स्ट टाइप है हमारे पास रिनंसिएशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो दूसरे सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है, किसी भी दूसरी कंट्री की, तो उस केस में यहाँ पे उसकी भी सिटीजनशिप जाती है, और साथ ही साथ अगर उसके नीचे जितना भी फैमिली ट्री है, ठीक है, उसके बेटे हो गए, उसके उनके बेटे हो गए, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन या कुछ भी हो गया, तो वो सबकी भी सिटीजनशिप यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो रिनंसिएशन मतलब ये हो जाता है, ठीक। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि अगर मान लो आप अगर जाते हो, ठीक है, पर आपके बेटे को सिटीजनशिप चाहिए, तो उस केस में ये क्या कर सकता है कि जब ये 18 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, फुल एज मतलब 18 ईयर्स का जब हो जाएगा, और अगर वो इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहता है, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा टू रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेशन। तो बाय टर्मिनेशन मतलब हो गया कि इफ़ अ सिटीजन नोइंगली और वॉलेंटरी, ठीक है, मतलब खुद से ही आप बोल सकते हो कि सिटीजनशिप छोड़ देता है, ठीक है, और दूसरे कंट्री की ले लेता है, तो उस केस में टर्मिनेशन वाला फैक्ट लगता है, ठीक है, और उस केस में उनकी सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक। फिर थर्ड हमारे पास होता है डिप्रीवेशन। ठीक है, तो डिप्रीवेशन मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट किसी का सिटीजनशिप हटा देती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिप्राइव अ पर्सन, मतलब कि उसकी सिटीजनशिप अगर कैंसिल कर देती है, तो वो एक टाइप से वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, और ये किस किस पे एप्लीकेबल है, तो ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सिटीजन हु हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और ओनली बाय आर्टिकल 5 क्लॉज सी। ठीक है, मतलब कि अगर आप बर्थ से हो रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स क्योंकि इंडियन है इसलिए हो रहे हो, तो उस केस में ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ तब लगेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन की हेल्प से सिटीजनशिप लिया है, या तो नेचुरलाइजेशन की हेल्प से लिया है, या फिर आर्टिकल 5 का क्लॉज सी जो हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन 3 तरीके थे जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे पीओआई कार्ड्स के बारे में। ठीक है, पीआईओ कार्ड्स, तो बेसिकली पीआईओ कार्ड्स का फुल फॉर्म है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किस किस के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, ये लोग, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान, मतलब कि जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के, उन सबको छोड़ के अगर कोई दूसरी कंट्री का वहाँ पे अगर कोई रह रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ हम लोग पीओआई कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, देते हैं मतलब इंडिया वाले। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, आप देख सकते हो कि हैज़ हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एंड एनी अदर टाइम और इज द स्पाउस ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी उसके लाइफ टाइम में उसके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि या तो उसकी पत्नी के पास इंडियन पासपोर्ट रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि या तो उसकी पत्नी या पति जो भी है उनके पास रहना चाहिए, या फिर वो उसके पास खुद लाइफ टाइम में कभी ना कभी रहना चाहिए। अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं ओसीआई कार्ड के बारे में। तो ओसीआई कार्ड का फुल फॉर्म है हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप से फॉरेनर्स के लिए, ठीक है, जितने भी इंडियन नेशनल थे पर वो फॉरेन सिटीजनशिप उनके पास है। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड इज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, तो उनको यहाँ पे दिया जाता है, पर वो इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको मिल सकता है वो चीज़। पर यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा पीओआई कार्ड्स में जितने हमारे नेबर्स थे वो भी एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, पर इस केस में अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा अगर कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के अगर कोई आसपास की कंट्री में जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम ओसीआई कार्ड देते हैं। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन लोगों के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनके पास कभी भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे और यहाँ पे बस ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक टाइप से ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, ये बस बेसिकली एक कार्ड है, एक कार्ड होल्डर है, और पर ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आप यूएस में रह रहे हो और यूएस की आपके सिटीजनशिप है और आपको अगर ओसीआई कार्ड मिलता है, ठीक है, तो उस केस में वो ड्यूअल सिटीजनशिप की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन नहीं माने जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही माने जाओगे, ठीक है। तो आपको ये आइडिया इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, ये कार्ड लेने का, तो बेसिकली विदाउट वीज़ा, ठीक है, आपको मल्टीपल एंट्री मिल सकती है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग आपको एक टाइप से वीज़ा ही मिल रहा है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्रीज आपको बार बार मिल सकती है इस पर्टिकुलर कार्ड की हेल्प से। और फिर दूसरा चीज़, यहाँ पे जो ओसीआई कार्ड्स की जो राइट्स है, ठीक है, वो इक्वल है एनआरआई से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और दूसरा कि आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, इंडिया में आके रह भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कितना भी लंबा रह सकते हो, पर कभी भी आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। ये आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए कि आप कभी भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर पाओगे अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में ओसीआई कार्ड्स, पीआईओ कार्ड्स और बेसिकली हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, ठीक है, 1956 वाला, तो सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर देना, ठीक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।